थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड मतलब देखो कंसेप्ट पहले तो देखो क्या डिजायर डिमांड कहलाएगी, मतलब हम कोई डिजायर कर रहे हैं, क्या डिमांड है? नहीं है भाई। मेरी नीड है, क्या जरूरत डिमांड है? नहीं है डिमांड जरूरत। एक विलिंग प्राइस पे मार्केट में आप कमोडिटी खरीदने के लिए जा रहे हो, वो डिमांड है। मार्केट के अंदर में आप तैयार खड़े हो खरीदने के लिए और आप खरीद रहे हो कमोडिटी को, वो डिमांड है, ना कि आपकी डिजायर, ना कि आपकी नीड डिमांड है। इंसानी नीड तो पता नहीं क्या क्या है, पैसे भी होने चाहिए खरीदने के लिए, समझाई? इंसान की डिजायर तो पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या चाहता है इंसान, पता नहीं क्या क्या चाहता है। ये तो हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, नहीं समझे? खरीदे तो डिमांड है, यूं नहीं है वही खरीद, मैं सोच रहा है खरीदूंगा, ये तो पता नहीं क्या मतलब, क्या मतलब वो होएगा, ऐसे नहीं हो सकता ना। डिमांड वही कहलाएगी जो आप कर रहे हो, आप प्रीवेलिंग प्राइस पे जो डिमांड कर रहे हो मार्केट में, वो डिमांड है, ठीक है? तो ये चीज है डिमांड एंड क्वांटिटी। डिमांडेड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या डिमांड है मार्केट के अंदर में कमोडिटी की, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे क्या डिमांड है कमोडिटी की, क्वांटिटी डिमांडेड होती है। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टेबल, टेबल बनाई हुई है देखो। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखो, प्राइस 1 पे क्या डिमांड है? 4 है, प्राइस 2 पे 3 है, 3 पे 2, 4 पे 1, तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। देखो जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। ये एक कंज्यूमर को उठा के माना गया है, यहाँ पे दो कंज्यूमर को इक्विवेलेंट, दो कंज्यूमर को रखा गया है। 1 रुपए प्राइस पे पहला कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, दूसरा कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, दोनों को जोड़ देते क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड बन जाता है। सारे कंज्यूमर तो नहीं उठाए जा सकते ना, तो ये चीज है। 4 + 5 9, मतलब 1 रुपए प्राइस है जब 9 यूनिट डिमांड हो रही है, मार्केट डिमांड 9 है, 2 रुपए है प्राइस तो 7 यूनिट डिमांड हो रही है, ठीक है? समझाया? तो ये बात है। क्या वो एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी जो है हमारी प्रोडक्ट की, गुड्स की। डिमांड कर्व देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और मार्केट डिमांड कर्व होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व वही उसी का कर्व बना दिया, 1 प्राइस था तो 4 डिमांड है, 2 प्राइस था तो 3 डिमांड है, 3 प्राइस था तो 2 डिमांड है, 4 प्राइस था तो 1 डिमांड है, तो ये बन रहा है, ठीक है? तो ये चीज है, ये चलता रहेगा ग्राफ हमेशा। ये ऊपर की ओर भी हो सकता है, ये नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और जब प्राइस कम होएगा जब डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये चीज है। मार्केट डिमांड कर्व पूरी मार्केट को कंसीडर करते हुए बनाया गया है ग्राफ, पूरी मार्केट को कंसीडर करते हुए बनाया गया है ग्राफ, तो मार्केट डिमांड कर्व है ये, ठीक है? तो ये चीज है। इसके बाद में आगे देखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, मतलब डाउनवर्ड ऐसे जाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है? डाउनवर्ड होता है एंड लेफ्ट टू राइट है, ये लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है, ठीक है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो ये देखो क्यों होता है ऐसा, प्राइस में चेंज हुआ इतना, डिमांड में इतना चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज हुआ, प्राइस इतना गिरा, डिमांड और बढ़ी, प्राइस इतना गिरा और डिमांड बढ़ी, प्राइस इतना गिरा और डिमांड बढ़ी, इसलिए डाउनवर्ड जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है स्लोप इसका, ठीक है? ये क्यों चल रहा है? प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, सही है? चलता जाएगा ये। अगर मान लो ये उल्टा भी चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ये ऐसे भी चल सकता है, ये क्यों चल सकता है? अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम भी हो रही है साथ साथ, प्राइस बढ़ा। अब मान लो तुम 10 रुपए से 12 रुपए कर दो प्राइस, तो पहले 100 यूजर थे उस चीज के, अब कितने? 80 रह गए यूजर, 80 खरीद रहे हैं उस चीज को। अब तुमने मान लो 14 कर दिया प्राइस, 15 कर दिया प्राइस, तो क्या है? यूजर कम होते जा रहे हैं उसके। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस चीज के, सही है? तो लोग सोच समझ के खरीदेंगे उस चीज को, बात समझाएंगे? तो ये चीज है। डिमांड फंक्शंस और डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड्स देखो, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है, एक मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। ये कंपोनेंट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं मतलब डिमांड को, ये इंडिविजुअल डिमांड कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल फंक्शंस है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है जो प्रभावित कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, इंडिविजुअल डिमांड को जो प्रभावित कर रहे हैं। पीएक्स, पीआरवाईटीई। पीएक्स क्या है? प्राइस ऑफ ओवन कमोडिटी, मतलब ओवन कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगी? ओवन कमोडिटी की डिमांड गिर जाएगी, ठीक है ना? ओवन कमोडिटी का प्राइस अगर कम होएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये पीएक्स हो गया। पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पीआर का मतलब इसके अंदर में दो बातें आ जाती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी,
उनका कौन खरीदेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन खरीदेगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिरेगा तो क्या होएगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उसका ही खरीदेंगे। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है, सिमिलर गुड्स, एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है। मान लो कोक की जगह पेप्सी यूज हो सकती है, लिम्का की जगह ड्यू यूज हो सकती है, थम्स अप यूज हो सकती है ना। तो मतलब एक चीज के प्राइस गिरेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, हमारी कम हो जाएगी, हमारी डिमांड को प्रभावित करेगा वो। मतलब मान लो मैं कोक बेच रहा हूँ, कोई दूसरी कंपनी पेप्सी बेच रही है, ठीक है, तो पेप्सी के प्राइस कम हो गए मान लो, तो कोक की डिमांड चली जाएगी, पेप्सी ज्यादा बिकने लग जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में सस्ता ज्यादा चाहते हैं लोग, चाहे उसको मिले कुछ भी, रद्दी मिले चाहे कुछ भी मिले, कबाड़ मिले, ले लेंगे लोग, सस्ता होना चाहिए, बस बात ये है, समझाई, सस्ता होना चाहिए। 80-90% लोग ऐसा ही करते हैं, हाँ सस्ता होना चाहिए, चाहे बेकार हो, कबाड़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, सस्ता और भारी होना चाहिए, समझाई, ये चीज है। जैसे बिहारी होते हैं उन्हें, मतलब वो ऐसे ही, मतलब उनका यही परसेप्शन होता है। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करे ईच अदर, मतलब एक दूसरे को मिला के पूरे हो जो। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स से प्रभावित होती है ना डिमांड, हमारी होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कार पेट्रोल है, पेन इंक है, मतलब एक दूसरे को पूरे कर रहे हैं, ठीक है। अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं मान लो, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पेट्रोल वाली कार की डिमांड कम हो जाएगी। और मान लो डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो डीजल वाली जो कार है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कार है ना उसकी डिमांड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है बिजली, भाई पूरी रात में चार्ज कर रहे हो तो 50-40 रुपए की बिजली फूकती है, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर गाड़ी चल रही है 50 रुपए में, 60 रुपए में, समझ रहे हो बात को, ये फायदे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर हो, मतलब जो एक की जगह दूसरा यूज हो सके और दूसरे की जगह तीसरा यूज हो सके, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मान लो पेन है, एक 5 रुपए का पेन तुम भी बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, तुम्हारा सस्ता हो गया तो तुम्हारा ज्यादा यूज होएगा, मेरा अगर सस्ता हो जाए तो मेरा ज्यादा यूज होगा पेन। सब्स्टिट्यूट गुड्स इफेक्ट है, समझाया कि नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर हो। कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को मिला के पूरे हो जो, मतलब पूरा को, मतलब पूरा करते हो। कार पेट्रोल है जैसे, डिफरेंस बताया मैंने तुमको, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर ए गिवन गुड्स सेज गुड्स एक्स राइज एंड वाइस वर्सा। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, 5 वाले ने 6 का कर दिया तो क्यों खरीदेगा कोई, उसका सेम गुड्स है तो 5 वाला ही खरीदा जाएगा, बात ये है। तो ये होता है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्या होएगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया मान लो, तो पेट्रोल वाली जो कार होती है उसकी जो है गिरावट आ जाएगी डिमांड में, डिमांड कम हो जाएगी उसकी, बात ये है। इसके बाद में देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, पड़ता है। पीएक्स हो गया, पीआर हो गया, वाई चल रहा है अभी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो अगर इनकम अच्छी है कंज्यूमर की तो जो नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर इनकम बेकार है मान लो कंज्यूमर की, मान लो ये 100 रुपए ही कमा रहे हैं रोज के, क्या होगा इसका, ये इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदना पसंद करेगा, घटिया क्वालिटी के गुड्स ज्यादा खरीदेगा ये, नहीं तो बढ़िया क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा, समझाएंगे, नहीं तो घटिया क्वालिटी पे ही रहेगा ये। जितनी ज्यादा इनकम कम होगी उतने ही ये इंफीरियर गुड्स को खरीदेगा, जितनी अच्छी इनकम होगी उतना ही नॉर्मल गुड्स और अपना अच्छी क्वालिटी के वेबलन गुड्स या फिर अपना नॉर्मल गुड्स पे ज्यादा बढ़ेगा ये आगे, ठीक है। तो ये कह सकते हो। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज नॉर्मल गुड्स एंड व्हाट इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो नॉर्मली लाइफ में यूज हो रहे हैं, किसी के लिए वो लग्जरी भी हो सकती है, किसी के लिए वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन द केस व्हिच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम। इनकम अगर बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन द रिस्पांस टू द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम एंड वाइस वर्सा। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर इंफीरियर गुड्स है, अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। मतलब कहने का क्या, घटिया क्वालिटी के कौन खरीदेगा गुड्स, पहले इसकी इनकम 100 रुपए थी, अब इसकी इनकम 1000 रुपए है, तो ये कम से कम नॉर्मल गुड पे तो शिफ्ट करेगा, नॉर्मल गुड्स तो खरीदेगा कम से कम, ये घटिया क्वालिटी के गुड्स खरीदना छोड़ देगा, समझाई।
मतलब इंफीरियर गुड्स का और इनकम का इफेक्ट नेगेटिव है। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड चला जाएगा, सही है। तो ये चीज है। आगे चलो, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अच्छा, नॉर्मल गुड्स में और मे नॉट बी इसेंशियल ऑफ लाइफ। अब किसी के लिए इसेंशियल हो सकते हैं और किसी के लिए वो इसेंशियल नहीं हो सकते, नहीं है इसेंशियल किसी के लिए वो जरूरी है, किसी के लिए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो चीज है, नॉर्मल गुड्स में और मे नॉट बी इसेंशियल। अब किसी के लिए इसेंशियल है, किसी के लिए लग्जरी है वो चीज, सही है। अब मान लो अंबानी के लिए 20 करोड़ की गाड़ी उसके लिए नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी। हमारे लिए वही चीज लग्जरी है, सही है। उसके लिए तो नेसेसिटी है बेसिक, ठीक है, जेट सिक्योरिटी रखना। अब हमारे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है वो चीज, सही है कि नहीं है। तो वो चीज होती है, किसी के लिए कोई चीज एक्सपेंसिव हो सकती है तो किसी के लिए वो नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसके इंफीरियर गुड्स आर इसेंशियल ऑफ लाइफ। इसेंशियल है, ये जरूरी है, जैसे नमक है जरूरी है, कोई नहीं मतलब खत्म नहीं हो सकती उसकी डिमांड कभी। देखो, पीपल बाय इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज देयर आर इसेंशियल ऑफ लाइफ। इसेंशियल ऑफ लाइफ है ना। तो ये चीज है। In case of normal goods, there is always inverse relation between open price of the commodity and quantity demanded. भाई लॉ ऑफ डिमांड तो लगता ही है। अगर मान लो इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी इसकी, इनकम कम हो रही है तो इसकी डिमांड कम होगी, सीधी सी बात। लॉ ऑफ डिमांड बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड फेलियर हो रहा है यहाँ पे। लॉ ऑफ डिमांड फेलियर क्या है? प्राइस भी कम है इसका तो फिर भी डिमांड कम है इसकी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा होगी। यहाँ पे तो प्राइस भी कम है, यहाँ पे तो डिमांड फिर भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस कम है फिर भी डिमांड नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये तो लॉ ऑफ डिमांड फेलियर हो गया, सीधा सीधा। समझाएंगे? मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक करता है इंफीरियर गुड्स, कहने का ये मतलब है। आगे चलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आती है चौथी बात। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है? मतलब टेस्ट, अगर टेस्ट हमारे फेवर में है तो हमारी डिमांड ज्यादा आएगी, सीधी सी बात है। अगर टेस्ट हमारे कॉम्पिटिटर के फेवर में है तो कॉम्पिटिटर की डिमांड ज्यादा आएगी। टेस्ट से फर्क पड़ता है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से फर्क पड़ता है। एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो क्या होएगा? करंट की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। पेट्रोल के प्राइस पता चल रहा है 10 रुपए बढ़ने वाले हैं अगले दिन, तो क्या है, लोग पेट्रोल ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। पता है कि भाई फ्यूचर में कम होने वाले हैं प्राइस। आज मान लो 300 रुपए किलो है कोई चीज, तो पता है 10 दिन बाद 100 रुपए किलो हो जाएगी वो, या 50 रुपए किलो हो जाएगी। तो करंट की डिमांड कम कर देंगे, अगर जब कम होगी ना प्राइस, जब खरीदूंगा मैं उसको। समझाएंगे? तो ये चीज है। एक्सपेक्टेशन से भी फर्क पड़ता है। अगर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम होने वाले हैं तो डिमांड कम हो जाएगी करंट की। अगर ये एक्सपेक्टेड है कि आगे बढ़ने वाले हैं प्राइस तो फिलहाल डिमांड बढ़ जाएगी। समझाएंगे ये बात? फिलहाल डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों? आगे बढ़ने वाले हैं प्राइस, इसीलिए आगे फिर महंगी मिलेगी वो चीज। समझाएंगे ये चीज? ये चीज है। आगे देखो, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन देखो, इसके अंदर में दो बातें और एक्स्ट्रा आ जाती है। देखो, दो बातें कौन कौन सी? पॉपुलेशन, साइज, नंबर ऑफ बायर्स। आपके कमोडिटी के जितने बायर ज्यादा होंगे उतनी डिमांड आपकी ज्यादा होगी। मान लो मैं ये पेन बेचने का काम करता हूँ, मेरे पेन के जितने ज्यादा बायर मौजूद होंगे शहर में उतनी ज्यादा मेरी डिमांड होगी। सही है कि नहीं है? जितने ज्यादा बायर होंगे, जितने ज्यादा कॉमर्स के बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उतनी ही आगे डिमांड होगी ज्यादा। समझा कि नहीं आई? अब मान लो किसी शहर में कॉमर्स के बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, मेडिकल स्ट्रीम में ही जाने वाले हैं, नॉन मेडिकल में जाने वाले, वहां पे कॉमर्स की डिमांड नहीं होगी, वहां पे सेंटर खोलने का कोई फायदा नहीं है ना, स्कूलों के अंदर में कॉमर्स चलाने का फायदा, क्योंकि चलेगी नहीं ज्यादा। सही है? समझे कि नहीं समझे? ये चीज है। अब मतलब कहने का नंबर ऑफ पॉपुलेशन से भी फर्क पड़ता है डिमांड में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम से भी फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होएगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या? अब मान लो एक अंबानी है, उसके पास तो 100 करोड़ रुपए हैं, वो तो कुछ भी खरीद सकता है। अब कोई गरीब तबके के लोग 200 200 300 300 400 400 रुपए कमा रहे, हर कोई तो नहीं खरीद सकता ना वो चीज को। तो ये चीज है। मतलब कहने का क्या है, हर बंदा अगर खरीद पाए, हर बंदे के हाथ में पैसे होंगे तो हर बंदा खरीद पाएगा। ठीक है? किसी एक बंदे के हाथ में पैसे होंगे तो सिर्फ वो एक ही बंदा खरीद पाएगा। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो जाए, सभी को बराबर पैसे मिले, हाथ में पैसे मिले, ये भी 1000 कमा रहा है, ये भी 1000 कमा रहा है, ये भी 1000 कमा रहा है, तो तीनों डिमांड कर पाएंगे। अब मैं 5000 रुपए कमा रहा हूँ, ये तीनों 300 रुपए कमा रहे रोज के। समझे कि नहीं समझे? क्या होगा? ये डिमांड नहीं कर पाएंगे तीनों, मैं कर पाऊंगा डिमांड, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये तीनों कुछ नहीं कमा रहे लेकिन मैं 5000 रुपए कमा रहा हूँ। समझे? पढ़ाई करने के टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, फिर बाद में पता चल रहा है मजदूरी कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही।
उसके भी लाले पड़े हुए हैं। पढ़ाई करने के टाइम पे तो जैकेट संभालते फिर रहे लोग। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि भाई अगर प्राइस ज़्यादा होंगे, प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, सीधी बात है। प्राइस अगर कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। एक्सप्लेनेशन समझाया? देखो प्राइस देखो 10 है, डिमांड 100 है, प्राइस 9 हुआ, डिमांड 150 होगी, प्राइस 8 हुआ, 200 होगी डिमांड, सही है। तो देखो ये बन रहा है ये देखो, मतलब कहने का प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, 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 ये चलता रहेगा। अगर प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांड कम हुई प्राइस बढ़ने के कारण, प्राइस बढ़ा फिर डिमांड कम हुई, बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस बढ़ा डिमांड कम होगी, सही है। तो ये चीज़ है, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी ना। अब पहले पिज़्ज़ा 50 रुपये का था, भीड़ लगी रहा करती थी डोमिनोज वगैरह पे और पे। अब डोमिनोज देखो खाली पड़े हैं जाके, क्योंकि वहाँ पे सारे आते थे भिखारी, मिडिल क्लास, छोटे मोटे सारे टोटल खरीदते थे वहाँ पे, 50 रुपये का था। अब जाके देखो वहाँ पे 2-3 ही बंदे बैठे पाएंगे, 2 बंदे बैठे पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइस ज़्यादा कर दिया उन्होंने 75-80 रुपये का कर दिया, 90 रुपये का कर दिया, जो अफोर्डेबल नहीं है, उस प्राइस रेंज की चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। अब वही चीज़ पिज़्ज़ा विंग्स 60 रुपये की प्रोवाइड करवा रहे हैं, पिज़्ज़ा प्राइम 60 रुपये की प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा विंग्स की डिमांड ज़्यादा आएगी या प्राइम की ज़्यादा आएगी? डोमिनोज कौन है? चाहे कितना भी बड़ा मालिक हो, क्वालिटी अगर अच्छी है तो प्राइस दिए जाते हैं चीज़ों के। क्वालिटी में दम ना तो कितना ही बड़ा ब्रांड हो फेल हो जाएगा, समझा ही नहीं? कितना ही बड़ा ब्रांड हो फेलियर हो सकता है। एक पिज़्ज़ा विंग्स एक अच्छा एग्जांपल है, डोमिनोज की पूरी टक्कर है, डोमिनोज से ज़्यादा सेल है पिज़्ज़ा विंग्स की हिसाब में, डोमिनोज की आधी भी सेल नहीं है उसकी। एक अच्छा एग्जांपल है, प्राइस जिस प्राइस रेंज में अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्राइम पिज़्ज़ा है, डोमिनोज जितनी तो उनकी भी सेल है, सही है। तो ये चीज़ प्राइस बढ़ा रहे हो तो साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, दम होना चाहिए क्वालिटी में, ताकि कंज्यूमर रिटेन रह सके, कंज्यूमर खड़ा रह सके आपके उस प्राइस पे भी। अब आपके उस प्राइस पे कंज्यूमर खड़ा ही नहीं रह पा रहा तो फायदा नहीं है उस चीज़ का बढ़ाने का प्राइस, समझाएंगे? तो ये चीज़ है, कंज्यूमर रिटेन रहना बहुत जरूरी है। आपका धंधा खत्म हो जाएगा आप प्राइस बढ़ाओगे तो, समझाएंगे? प्राइस बढ़ाओ, अपनी बस की हो बिजनेस की, तो आपको लगता है कि भाई हाँ प्राइस बढ़ाने से मेरा धंधा चल सकता है और कस्टमर रिटेन रहेगा, तो बढ़ाओ प्राइस। अब जियो ने प्राइस बढ़ा भी दिए तो भी जियो में बैठे हैं, पता है इनको भाई नेट जितना ये दे रहे हैं और कंपनियां नहीं दे रही, सही है। और बाकी इन्होंने आदत भी डलवा दी लोगों को। एजम्पशन देखो, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या एजम्पशन है? जो पीछे की थी ना वो पीएक्स, पीआरवाईटी, पीएक्स को हटा दो, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट। हमारे प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट, मतलब पीएक्स को हटा दो, पीएक्स के बाद में क्या आएगा? पीएक्स, पीआरवाईटी, सारी की सारी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेस्ट नो चेंज, टेक्नोलॉजी नो चेंज, इनकम नो चेंज, ठीक है। और प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अब आप बोलोगे ना प्राइस के अलावा और भी तो फैक्टर होते हैं, तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो आप कर ही नहीं सकते। कहने का ये मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एजम्पशन ऐसी है कि भाई इन सब चीजों को कांस्टेंट रखोगे तभी लॉ ऑफ डिमांड को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एजम्पशन बिना इकोनॉमिक्स होती ही नहीं है। Why more of goods purchased when price is full? Why does demand curve slope downward? Demand curve slope downward क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। पहली बात तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जितना देखो सीधी सी बात है, जितनी जितनी आप यूज करते जाते हो चीजों को, सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता जाता है, गिरता जाता है तो डिमांड भी कम होती जाती है एक लेवल पे आके, ठीक है ना। तो प्राइसेस गिराने पड़ेंगे, प्राइसेस नहीं गिरेंगे तो डिमांड नहीं आएगी मार्केट में। इनकम इफेक्ट से भी फर्क पड़ता है। देखो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज ओवनिंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाइल फॉल इन द प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस। देखो मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल बताता हूँ, इनकम इफेक्ट, इनकम का भी बहुत इफेक्ट होता है। मान लो पहले ये 10,000 रुपये इसकी सैलरी थी पिछले अप्रैल तक, अब इस अप्रैल में इसकी सैलरी 11,000 रुपये कर दी, सही है। अब 100 रुपये किलो चीज आ रही थी पहले, अब वो सेब 150 रुपये किलो आ रहे हैं जो 100 रुपये आ रहे थे।
पहले ये कितना खरीद पा रहा था? 100 किलो खरीद पा रहा था। मैं एक गुड्स की बात कर रहा हूँ, ये 100 किलो खरीद पा रहा था। अब ये कितना खरीद पाएगा? 73 kg। ये कह रहा है मेरी तो इनकम बढ़ गई, 1000 रुपये बढ़ा दिए मेरी सैलरी में। रियल इनकम कहाँ पे खड़ी है आपकी? रियल इनकम तो वही ना। रियल इनकम मतलब पैसे को क्या करना होता है? माल खरीदना होता है, गुड्स खरीदना होता है। जब वही 73 किलो आ रहा है, जो जहाँ पे 100 किलो चीज आ रही थी अब 73 आ रही, तो रियल इनकम तो वही ना आपकी। रियल इनकम से भी तो फर्क पड़ता है ना। अब आपकी रियल इनकम तो कम हो रही है ना, डिमांड तब भी गिर रही है। रियल इनकम कम हो रही है महंगाई बढ़ने के कारण। रियल इनकम कम हो रही है मतलब पहले 100 रुपए कमा रहे थे आप, देखा जाए तो महंगाई को दर को देखते हुए आप कितने रुपए कमा रहे हो? कम कमा रहे हो एज कम्पेयर टू पिछले से। तो ये चीज है। इनकम इफेक्ट से भी फर्क पड़ता है। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड वेयर रियल इनकम समझाया क्या होता है? ऑफ द बायर चेंजिंग ओवनिंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में चेंज होने की वजह से रियल इनकम में फर्क पड़ गया अगले की। मतलब महंगाई अलग लेवल पे, तुम्हारी इनकम अलग लेवल पे बढ़ रही है। यही तो फर्क है नौकर और मालिक में। कब समझोगे? यही तो फर्क है नौकर और मालिक में। नौकरों की सैलरी कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, महंगाई 20-20, 25-25% है। यही फर्क है बस नौकर और मालिक में। समझ आई कि नहीं आई? मालिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जानता है, नौकर सैलरी बढ़वाने को जानता है। 1000 रुपये सैलरी बढ़ेगी हमारी, 2000 रुपये सैलरी बढ़ेगी हमारी। समझ आई कि नहीं आई? यही फर्क है। तो मतलब कहने का क्या है? डिमांड तो वही ना, डिमांड तो वही। आपकी रियल इनकम अगर बढ़ रही है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है। बनो या तो एक अच्छा एम्प्लॉय बनो, सैलरी भी देंगे, निकाल के दो 1 करोड़ का काम, मैं दे दूंगा आपको 10 लाख रुपए, लग जाओ यहाँ पे, दो निकाल के 1 करोड़ का काम। सारी कंपनियां देने को तैयार है। कंपनी टारगेट देगी आपको, 2 काम निकाल के 1 करोड़ का जब देंगे आपको 10 लाख रुपए, नहीं थोड़ी दे देंगे 10 लाख, रोड पे पड़े 10 लाख रुपए। दो आप 2 करोड़ का काम निकाल के लो, 20 लाख रुपए का पैकेज मैं देता हूँ आपको, 20 लाख का पैकेज ऑफर करता हूँ, जिसमें हो दम 2 करोड़ का काम निकाल के देने का, वो ले 20 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? कंपनी और बिजनेस ऐसे थोड़ी पैसे देगा नौकर को, ऐसे थोड़ी दे देंगे पैसे, पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं पैसे 20 लाख रुपए। आपको 20 लाख का अगर पैकेज मिल रहा है तो भैया 2 करोड़ का काम भी लेना पड़ेगा आपसे हमको, जब बार बार पड़ेगी। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको, पूरा काम थोड़ी लेंगे। 20 लाख रुपए दे रहे तो 20 लाख का ही काम ले लेना ना, कम से कम 2 करोड़ रुपए निकालेंगे आपसे, तब तो फायदा है, नहीं तो आपको रखने का फायदा क्या है? सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखो, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पड़ता है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हमारी डिमांड गई। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, इसने प्राइस गिरा दिए अपने प्रोडक्ट के, अंबानी बन गए, प्राइस गिरा दिए इसने, हैं? गिराने से क्या हुआ? और बाकी लोगों की तो मार्केट गई ना, बाकी लोगों की मार्केट गई, इसके गुड्स बेचे जा रहे हैं, मार्केट में खरीदे जा रहे हैं, और कंपनियां तो खत्म होगी, तब उसकी डिमांड गई नहीं गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी फर्क पड़ता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स ने प्राइस बढ़ा दिए तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। एक सूप की रेडी है, उसने 50 का कर दिया 40 की जगह, उस पहले भीड़ लगती थी, कम होगी। एक बंदा अभी भी 40 का बेच रहा है, उस पर भीड़ लग रही है सिर्फ 10 रुपए के कारण। अच्छा है गंदा नहीं देखते लोग, देखते हैं कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते। 80% लोग प्राइस देखते हैं हमारे देश में, प्रॉब्लम ये है। अच्छा या गंदा नहीं देखा जाता, क्या अच्छा है और क्या गंदा है। ठीक है, मतलब इस प्राइस रेंज में मेरे को ये चीज मिल रही है, क्वालिटी तो देखो ना, क्वालिटी मैटर्स करती है सर्विसेज में और गुड्स के अंदर में। क्वालिटी अगर सेम है तो फिर गलत ले रहा है वो 10 रुपए ज्यादा। अगर क्वालिटी बेटर है तो फिर भैया वो 10 रुपए जायज ले रहा है, कोई गलत नहीं ले रहा। समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये चीज है, तो ये चीज होनी चाहिए, पता होना चाहिए अपने को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाया? तो ये चीज है। सब्स्टिट्यूशन से तो बहुत फर्क पड़ता है डिमांड पे। अब सामने वाले ने प्राइस गिरा दिए अपने, उनकी डिमांड बढ़ गई, हमारी कम होगी। आप बैठे हैं देख के, है ना? तो ये चीज है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, इससे भी फर्क पड़ता है। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स मैनी मोर बायर कैन अफोर्ड टू बाय इट। मतलब अगर प्राइस गिर रहा है तो बहुत सारे बायर आ जाएंगे अंदर। पहले 100 बायर खरीद पा रहे थे, अब वही चीज को 200 बायर खरीदेंगे। अब मान लो अभी गाजर मान लो 40 रुपए किलो है, गाजर 4-5 रुपए किलो पे आ जाएगा जब भाव, क्या होएगा? अभी मान लो 1000 बायर खरीद रहे हैं उसको, अब वहां पे 1 लाख बायर आ जाएंगे खरीदने के लिए। समझाएंगे? क्यों आ जाएंगे? क्योंकि सस्ता हो गया वो रेट, 8 गुना का फर्क पड़ गया।
कहाँ 40 रुपए किलो, कहाँ 5 रुपए किलो, होएगी 5 रुपए किलो भी। मैं मंडी के भाव की बात कर रहा हूँ, समझेंगे? तो ये चीज़ है। तो साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, डिफरेंट यूजेस, देखो जितने ज़्यादा डिफरेंट यूजेस होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। देखो ए गुड्स में हैव सेवरल यूजेस, मिल्क है जैसे, अब मिल्क महंगा हो गया मान लो एग्जांपल के लिए, तो मिल्क थोड़े बहुत कामों में यूज़ किया जाएगा। अब मान लो लोग मिल्क का कम यूज़ करेंगे, देख सोच समझ के करेंगे यूज़, तो डाउनवर्ड जाएगी नहीं जाएगी डिमांड? डाउनवर्ड तो जाएगी। प्राइस देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है ना, सही है? तो ये चीज़ है, तो प्राइस मतलब जाएगी तो जाएगी, तो डाउनवर्ड होने का ये कारण है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, डिफरेंट यूजेस। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेलियर कहाँ हो रहा है? सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स। आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब महंगे गुड्स, महंगी पेंटिंग, 20-20 करोड़ की पेंटिंग आती है, फरारी गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, BMW है, आईफोन है, उसकी डिमांड क्यों है ज़्यादा? प्राइसेस ज़्यादा है, प्राइसेस ज़्यादा होने से उनकी डिमांड ज़्यादा है। मतलब लग्जरी गुड्स आप बोल सकते हो इसको, एक तरह से बोला जाए तो प्रोफेसर वेबलन ने इसको डिफाइन किया था, ठीक है? तो मतलब लग्जरी गुड्स की डिमांड क्यों है? क्योंकि उनके प्राइस ज़्यादा, दिखावे के लिए खरीद रहे लोग मान लो, तो वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है? वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, प्राइस ज़्यादा है उसके लेकिन डिमांड फिर भी आ रही है, प्राइस ज़्यादा है डिमांड फिर भी ज़्यादा है। प्राइस इनके अगर गिर गए तो डिमांड नहीं रहेगी इनकी, सही है ना? बात ये है। गिफन गुड्स है, घटिया क्वालिटी के गुड्स है। गिफन गुड्स में क्या होएगा? इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो गिफन गुड्स की डिमांड गिरेगी, सही है? कौन खरीदेगा गिफन गुड्स को, घटिया क्वालिटी के गुड्स को? इंफीरियर गुड्स बोल दो, गिफन गुड्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे प्राइस भी कम है लेकिन यहाँ पे फिर भी डिमांड जा रही है, यहाँ पे प्राइस भी कम है फिर भी डिमांड नहीं आ रही। लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड नहीं आएगी, यहाँ पे प्राइस कम होते हुए भी डिमांड नहीं आ रही, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेलियर है। मतलब प्राइस कम है फिर भी डिमांड कम है, यहाँ पे तो प्राइस ज्यादा है तो भी डिमांड कम है ना? मतलब तो भी है, मतलब यही चल रहा है, मतलब कहने का लॉ ऑफ डिमांड फेलियर हो रहा है। फर्स्ट फैक्टर देखो तुम इसका सिर्फ, ठीक है? तो ये चीज है, प्राइस तो ज्यादा होते ही नहीं है इसके, गिफन गुड्स के, कौन देगा पैसे, समझे कि नहीं समझे? ये चीज है। तो इनरेशनल जजमेंट, कई बार क्या होता है सस्ता देख के छोड़ देते हैं हम, क्या पता वो अच्छा भी हो, चीज हो सकती है कि अच्छी चीज हो सकती थी, वो सस्ती देख के छोड़ दी गई उस चीज को, तो सस्ता है बेकार ही होगा, छोड़ो, समझे? ये चीज होती है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या है? आगे देखो ये देखो डिमांड का पहले कर्व ऐसे जा रहा था, जब नॉर्मल डिमांड कर्व चलता है तो ऐसे चलता है, लेकिन ये ऐसे चल रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा प्राइस के बढ़ने या उससे, है ना? प्राइस बढ़ रहा है तो उल्टा डिमांड और बढ़ रही है, सही है? तो ये चीज है, डिमांड कर्व ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने की बजाय, सही है? उल्टा जा रहा है। अच्छा एक होता है देखो मूवमेंट अलोंग विद, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, एक होता है मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो सबसे पहले मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल दो, मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आ जाता है। ये क्यों होता है? हमारे प्राइस में चेंज होने की वजह से, हमारे प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीजन या डिक्रीजन आया, तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स मतलब पीएक्स, पीआर, वाईटी और नंबर ऑफ बायर्स और ये सब किया था ना, इसके अंदर में हमारे प्राइस को तो रखो चेंजेबिलिटीज की और बाकी सब कांस्टेंट चीजें। पीएक्स चेंज हो रहा है खाली, हमारे पीएक्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में उतार या चढ़ाव हुआ, मतलब डिमांड बढ़ी तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड गिरी तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, समझाया? और ये क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब यहाँ पे क्या होएगा, हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड उतरी या चढ़ी, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोल देते हैं हम इसको, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमारा प्राइस तो सेम है, प्राइस सेम है तो देखो ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये प्राइस तो सेम लेवल पे चलेगा, शिफ्ट मतलब शिफ्ट हुई है, ऐसे शिफ्ट हुई है, या तो इधर शिफ्ट हुई है या इधर शिफ्ट हुई है, प्राइस तो सेम है, शिफ्ट मतलब राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना किसी चीज का, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर क्या होते हैं? पीएक्स को छोड़ दो बाकी सारे अदर फैक्टर ही हैं,
हमारे प्राइस को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर ही हैं। हमारा प्राइस तो हमारा ही फैक्टर है। हमारा फैक्टर कब काम आएगा? मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व में आएगा काम। मतलब हमारा प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड आ रही है जा रही है, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हमारा प्राइस को हटा दो अदर फैक्टर की वजह से, मतलब पीएक्स को हटा दो, बाकी सारी चीजें कारण बनती है इस चीज का। इस चीज का कारण कौन बनती है? बाकी सारी चीजें। पीएक्स को हटा दिया जाए तो सिर्फ पीएक्स को हटा दो, बाकी सारी चीजें इसका कारण बनती है होने का। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। देखो, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? एक्सटेंशन मतलब जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है हमारी, सीधी बात है। अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व की बात चल रही है यहाँ पे। अगर हमारे प्राइस कम हो रहे हैं तो हमारी डिमांड बढ़ रही है, सीधी बात है। अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड कम हो रही है। अगर हमारे प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस कम, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, सीधी सी बात है। प्राइस कम होंगे तो ज्यादा बायर खरीदेंगे। अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट हियर। ठीक है, ये देखो, प्राइस पहले ये था, डिमांड 1 यूनिट की थी। प्राइस यहाँ पे आगे खड़ा हो गया, डिमांड 5 यूनिट की होगी। सही है, राइट वर्ड शिफ्टिंग हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। सही है, तो ये चीज है। अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी, डिक्लाइन होगी। मतलब हमारा प्राइस यहाँ पे मायने रखता है और चीजें मायने नहीं रखती। यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर में हमारा प्राइस मायने रखता है। अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट हियर। अदर फैक्टर चेंज नहीं होंगे, हमारा प्राइस मायने रखता है। अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है, हम अपने जिम्मेवार खुद है यहाँ पे। हमारा प्राइस हमारा डिपेंड करता है कि कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा। हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी डिमांड, मतलब हमारा कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। सीधी सी बात है, हम खुद जिम्मेदार है उस चीज के। समझाएंगे, मतलब और कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, प्राइस बढ़ा, डिमांड गई। ठीक है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, बस यही है। अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट। आगे चलो, देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड की बात कर लेते हैं। ये जिम्मेदार अदर फैक्टर है इसकी वजह से। इसके जो जिम्मेदार है ना, वो अदर फैक्टर है, हमारा प्राइस नहीं है। हमारा प्राइस जिम्मेदार नहीं है इस चीज का, अदर फैक्टर जिम्मेदार है इस चीज के। अदर फैक्टर मतलब पीएक्स को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें जिम्मेदार है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन द डिमांड के। इंक्रीजिंग इन डिमांड कब होगी? जब हमारे फेवर में हो अदर फैक्टर। हमारे फेवर में कैसे हो सकते हैं? पीएक्स हो गया, पीआर हमारे फेवर में कैसे हो सकता है? पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो हमारे फेवर में आ गया, नहीं आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर प्राइस कम हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो कार की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मान लो हम कार वाली कंपनी है तो हमारी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ये चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे फेवर में आ गया, इंक्रीजिंग इन डिमांड होगी हमारी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हमारे फेवर में आ गए। मैं भी 5 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, ये भी 5 रुपए का पेन बेच रहा है, इसने 6 का कर दिया, ये हमारे फेवर में आ गया कहीं ना कहीं। हमारी डिमांड बढ़ेगी, इसकी गिरेगी डिमांड। ठीक है, तो ये चीज है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हमारे फेवर में आ गई, मतलब पीआर हो गया। पीएक्स को तो हटा ही दो बीच में से, पीएक्स पीआर वाई इनकम लेवल। अब देखो, सीधी सी बात है, इनकम लेवल अगर बढ़ रही है तो हम नॉर्मल गुड्स अगर सेल आउट कर रहे हैं तो हमारा डिमांड फेवर में आ गया, नहीं आ गया? इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर बढ़ रही है तो क्या होएगा? डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर घट रही है तो क्या होएगा? इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। पीएक्स हो गया, पीआर हो गया, वाई टी। पीएक्स को तो छेड़ना ही नहीं है यहाँ पे, हमारे प्राइस की वजह से तो हो ही नहीं रहा कुछ। टी का मतलब टेस्ट। अगर कंज्यूमर का टेस्ट हमारे फेवर में है तो इंक्रीजिंग डिमांड होएगा, नहीं होएगा? नंबर ऑफ बायर्स अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग डिमांड होएगा, नहीं होएगा? तो ये चीज है बस। अदर फैक्टर्स की वजह से हमारा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है वो डिपेंड करता है। अदर फैक्टर की वजह से ये चीज हुई। डिक्रीजिंग का इसका बिल्कुल उल्टा। डिक्रीजिंग इन डिमांड कब होएगी? पीएक्स को तो हटा दो बीच में से। पीआर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे फेवर में नहीं है, कब नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? हमारी डिमांड गिर जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। और इनकम मतलब इनकम क्या है? इनकम कम हो रही है बायर्स की, हम नॉर्मल गुड्स बेच रहे हैं तो हमारी क्या होगी? डिमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद टेस्ट है, टेस्ट हमारे फेवर में नहीं है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। है, नंबर ऑफ बायर्स हमारे कम हो गए तो क्या होएगा? तो भी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। ये बार फोड़ेंगे, माल की बात ये है।
आगे देखो, गिर जाएगी दीवार भाई, दब जाएगा ये। देखो देखो P 10 ही है, 10 ही है। देखो डिमांड 20 रुपये बढ़े, 20 रुपये से 30 रुपये हुई, इंक्रीजिंग इन डिमांड है, शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्टिंग हुई है। प्राइस तो सेम है अपना, आज भी सेम है, कल भी सेम था, डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब अदर फैक्टर की वजह से हुई है ये। अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर कौन से हुए? वो 5-6 फैक्टर अदर पीएक्स को छोड़ के बाकी फैक्टर जो है उनकी वजह से चेंज हुआ है। ये अभी अभी मैंने जो बताए, ठीक है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन डिमांड। इसके बाद में देखो डिक्रीजिंग इन डिमांड, मैंने बताया हमारा प्राइस सेम है, डिमांड गई, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखो कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग इन डिमांड हो गया, पता है, मैंने बताया था अभी अभी तुमको, उसका उल्टा मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है? मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व क्यों होता है? हमारे प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व क्रिएट होता है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब क्रिएट होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे जो डिमांड है कम या ज्यादा होती है। शिफ्ट इन डिमांड होती है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड होती है हमारे, मतलब फैक्टर को छोड़ के, पीएक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें चेंजेबल है, तो वो बाकी सारी चीजें शिफ्ट इन डिमांड कर्व बनाती है। बाकी सारी चीजें कारण बनती है इस चीज का। यहाँ पे हमारा प्राइस कारण बनता है, यहाँ पे हमारा प्राइस कारण बनता है, और यहाँ पे अदर फैक्टर कारण बनते हैं, ठीक है। अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अदर देन ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर कांस्टेंट। अदर डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। हमारा प्राइस कारण बनता है यहाँ पे डिमांड का कम होने का या ज्यादा होने का। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आता है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड का बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड का गिरना। एक्सटेंशन कब होती है? हमारे प्राइस के कम होने से, और कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? हमारे प्राइस के बढ़ने से। अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड चली जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात ये है। अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, अदर फैक्टर को इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अदर फैक्टर को लेना देना है, हमारे प्राइस को कोई लेना देना नहीं है। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, ठीक है, तो ये चीज है। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन तो पता है ना, अभी बताया था, पीछे डायग्राम आई थी, तो वही चीज है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सटेंड हो रही है हमारी डिमांड, बढ़ रही है, हमारे प्राइस की वजह से हमारी डिमांड का बढ़ना। इंक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड का बढ़ना, और वो कॉजेज मैंने बताए थे जो इंक्रीजिंग इन डिमांड के। हमारे पीएक्स को साइड में हटा के बाकी सारे हमारे फेवर में है, ठीक है, हमारा प्राइस तो सेम है लेकिन बाकी सारे फैक्टर हमारे फेवर में है, तो इंक्रीजिंग इन डिमांड होगी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज ए स्टडी ऑन द assumptions that other determinants of demand other than our own price are constant। हमारे प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। इस चीज में हमारा प्राइस कारण बनता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का। हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो रही है। इंक्रीजिंग इन डिमांड कब हो रही है? हमारे प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे फेवर में है सारी की सारी चीजें। जैसे मैंने बताया था फेवर में कैसे है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे फेवर में होगा? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे, हमारे फेवर में आ जाएगा वो। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कब फेवर में होगा? जब उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। इनकम का कब फेवर में होगा? जब इनकम बढ़ जाएगी कंज्यूमर की, है ना। टेस्ट जब हमारे फेवर में हो जाएगा। नंबर ऑफ बायर्स हमारे बढ़ जाएंगे तो हमारे फेवर में आ जाएगी डिमांड सारी की सारी। समझ आया नहीं आया? हाँ, एक्सपेक्टेशन वगैरह सारी चीज आ गई उसमें, सारी चीज आ गई। एक्सपेक्टेशन का क्या है? एक्सपेक्टेशन कब फेवर में हो गया हमारे? फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो क्या होगा? करंट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फेवर में आ गई वो भी चीज हमारे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी हमारे फेवर में आ गई, तो वो चीज है। हमारे पीएक्स को छोड़ के बाकी सब बता दिया मैंने, बाकी सब हमारे फेवर में है, ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलो। कॉन्ट्रैक्शन ये सेम है, उसका रिवर्स हो गया पिछले वाले का। अच्छा आगे चलो। क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखो। क्रॉस प्राइस इफेक्ट सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्रॉस प्राइस इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, हालांकि मेरा और तेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी डिमांड जा रही है तेरी वजह से। जा रही है नहीं जा रही? तने प्राइस गिरा दिए, क्या होगा? मेरी डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। समझाएंगे? तो ये चीज है। इसने प्राइस बढ़ा दिए तो कहीं ना कहीं मेरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सेम गुड्स बेच रहे हैं दोनों, अलग अलग कंपनी है, तो इसने प्राइस गिरा दिया तो क्या होगा? मेरी डिमांड जाएगी, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इसकी वजह से। 20-30 पैसे धंधे में फर्क पड़ेगा। अगर मेरी क्वालिटी इतनी बढ़िया, कंज्यूमर रिटेन रह सकता है, तो इसकी कोई औकात नहीं है हमारा डिमांड गिराने की। सही है कि नहीं है?
अगर हमारी क्वालिटी में दम है वाकई में ही, तो ये कौन है, सीधी सी बात है। अगर ये प्राइस बढ़ाए चाहे जहर खा के मरे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रोडक्ट चलता है और चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा इसकी कंपनी की वजह से। वो कब रुकेगा, जब हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब्सिट्यूट टू ईच अदर है, हम दोनों सेम हैं, क्वालिटी माल सब सेम यूज कर रहे हैं। इसने प्राइस बढ़ा दिए तो मेरी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। कौन खरीदेगा इसका प्रोडक्ट, 5 रुपए का 10 का कर दिया सीधा इसने, क्यों खरीदेगा कोई, बेवकूफ थोड़ी बैठा है कोई, सीधी सी बात है। भैया मैंने प्राइस बढ़ा दिए तो मेरी डिमांड जाएगी, इसकी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। क्यों खरीदेगा कोई मेरा प्रोडक्ट, क्या स्पेशल है मेरे प्रोडक्ट के अंदर कि मेरा प्रोडक्ट खरीदा जाए, इसके प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है कि इसका खरीदा जाए, सही है ना। स्पेशल देना पड़ेगा उसके अंदर, अगर 10 रुपए ले रहे हो तो आप उस चीज के, तो सब्सिट्यूट गुड्स समझाई बात। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से भी मतलब क्रॉस प्राइस इफेक्ट पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस गिर रहे हैं ना, कार की डिमांड बढ़ रही है, हालांकि पेट्रोल और कार का लेना देना तो नहीं था, उनके प्राइस का और उनके प्राइस का लेना देना हो गया। अब पेट्रोल का प्राइस गिरते ही डिमांड बढ़ जाएगी पेट्रोल की, कार की, ये चीज है। आगे चलो, ये वही बताया हुआ है। देखो डिमांड फॉर कमोडिटी देखो इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाए, बताया मैंने अभी, हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी डिमांड। क्यों बढ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया। अच्छा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ाएगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा, हमारी डिमांड गिरा देगा। क्यों गिरा देगा, उसका ही खरीदेगा कोई। 5 रुपए की चीज इसने 2 रुपए की कर दी, बोला 2 रुपए की खरीदो सारे, समझेंगे, आए भाव में लगा दिया इसने सौदा सारा, मार्केट फेलियर हो गया, सारे के सारे कंपटीटर खत्म हो गए, समझाएंगे, कंपटीटर तो खत्म होंगे ही। अगर सेम गुड्स बेच रहे हैं, इसने आए भाव में सिस्टम कर दिया कुछ दिनों के लिए, कंप्यूटर क्या पता रिटेन भी रह जाए, क्या पता इसके भी बाप हो, अमीर आदमी हो, चला ले, वो 1.5 रुपए कर दे, ये बिक जाएगा फिर 1.5 रुपीज, फिर ये बिक जाएगा, ये हो सकता है ना। तो ये चीज है। अच्छा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाया। इसके बाद में आगे चलो, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेशन टू द प्राइस। देखो मैंने बताया था, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़े तो क्या होएगा, हमारी डिमांड गिर जाएगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो तो क्या होएगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बढ़ने का, डिमांड बढ़ने का और हमारी डिमांड बढ़ने का पॉजिटिव रिलेशन है, सही है ना। उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या होएगा, उनके प्राइस बढ़ रहे तो क्या होएगा, बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या होगा, तो ये चीज है। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम और डिमांड का रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम होगी नॉर्मल गुड्स की। हाँ, इंफीरियर की बढ़ जाएगी अगर इनकम कम है तो। हाँ, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी कब, जब इनकम लेवल हाई होगा। इनकम लेवल कम होगा तो क्या होएगा, बढ़ेगी, इंक्रीज होएगी। कम पैसे होंगे तो घटिया सामान खरीदेंगे, सही है। तो ये चीज है, वो तो इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड गई ना इसकी, कौन खरीदेगा घटिया क्वालिटी की गुड्स। फिर भी कहीं बिहारी है क्या, ये इसने बोला था बिहारी ने, ये खरीदते नहीं होंगे। अब देखो आगे इम्पैक्ट, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी फर्क पड़ेगा। इंडिविजुअल लाइक डिसलाइक से फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट को लाइक किया जा रहा है कंज्यूमर मार्केट के अंदर में, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। ट्रेंड एंड फैशन, अगर हमारा ट्रेंड एंड फैशन को बीट करता है, कंपटीशन को बीट करने वाला है, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन से भी फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। टी एंड कॉफी की डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू गर्मियों के, ठीक है। तो ये चीज है। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव डिमांड आ रही है, नहीं तो नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। ये प्लस माइनस। इसके बाद में देखो